आज से हम लोग नई चीज शुरू कर रहे हैं, दैट इज कैपेसिटेंस। आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। और एक मिनट में, चलो शुरू करते हैं। तो कैपेसिटेंस आपका, मैंने आपको बताया था कि हर चैप्टर में आपका एक डिवाइस होगी, ठीक है। तो वो डिवाइस इस चैप्टर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड पे काम करे, ठीक है, वो होती है कैपेसिटर। राइट। कैपेसिटर का मतलब क्या है कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर कर पाए, ठीक है। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करेगी। राइट। किसी भी दो कंडक्टर को, जैसे मान लो मेरे पास में एक कंडक्टर ये है, ठीक है, एक प्लेट है, पैरेलल प्लेट है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है क्यू, और सेम चार्ज का एक डिफरेंट पोलैरिटी का एक और कंडक्टर हमने ले लिया, और इनको आसपास हम लोग थोड़े डिस्टेंस पे रख दें, तो ये इसके बीच का जो एरिया होगा वहां पे एनर्जी स्टोर हो जाएगी, ठीक है। या आप ये भी बोल सकते हो कि इस प्लेट के ऊपर एनर्जी स्टोर हो जाएगी। कैसे स्टोर होगी, क्या होगी, वो सब अभी देखते हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो बाय गिविंग एक्सटर्नल एनर्जी, कहीं से अगर हम एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी प्रोड्यूस हो, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एज एन एनर्जी स्टोर हो जाए, ठीक है, उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर। राइट। और अब देखो, सबसे पहली सवाल ये उठता है कि यार हम एनर्जी को प्रोवाइड कैसे करें, ठीक है। अगर मान लो मुझे यहाँ पे, अगर मैं कोई भी मटेरियल लेता हूँ, कोई कंडक्टर लेता हूँ, तो वो कंडक्टर तो आपका न्यूट्रल स्टेट में होगा, चार्ज तो होगा नहीं। सारी बात समझ में। अगर मैं किसी कंडक्टर को लूं तो वो कंडक्टर तो मेरा न्यूट्रल स्टेट में, चार्ज थोड़ी है मेरा कंडक्टर। तो पहले तो मुझे उस कंडक्टर को चार्ज करना पड़ेगा ना, ठीक है। पहले मुझे उस कंडक्टर को चार्ज करना पड़ेगा। तो चार्जिंग कैसे करेंगे बताओ जल्दा, फटाक से कैसे करें चार्जिंग हम लोग कंडक्टर की। मान लो ये दो प्लेट है मेरे पास, अब इसकी चार्जिंग कैसे करें। बैटरी कनेक्ट करते हैं। बैटरी लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बैटरी लगाई। राइट। अब ये पॉजिटिव पोलैरिटी, नेगेटिव पोलैरिटी। बैटरी में ऐसा क्या होता है कि वो एनी टाइम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है, जल्दी बताओ। पोटेंशियल। क्यों क्यों है पोटेंशियल बैटरी में। बैटरी के अंदर ऐसा क्या, जैसे मैंने बोला कि कंडक्टर के अंदर भाई जब तक हम लोग बाहर सोर्स नहीं देंगे, एनर्जी सोर्स नहीं देंगे, कंडक्टर में ऑटोमेटिकली चार्ज तो आएगा नहीं। राइट। कंडक्टर में ऑटोमेटिकली चार्ज तो आएगा नहीं। तो फिर हमने उस चार्ज को लाने के लिए हमने क्या किया, बैटरी लगा दी। बैटरी में ऐसा क्या होता है। केमिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट होती है। हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी, इसमें चलती रहती है ना। केमिकल एनर्जी होगी जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है कॉन्स्टेंटली। राइट। अब देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल होगा, तो आपने जहां पॉजिटिव टर्मिनल दिया यहाँ पे इसको पॉजिटिव चार्ज मिल गया, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई। राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई, इंडक्शन इफेक्ट आया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये नेगेटिव चार्ज वापस मेरे बैटरी पे रिसीव हो गया। इसका मतलब मेरा टोटल चार्ज जो है सिस्टम का वो कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। राइट। ध्यान से सुनना बात को, कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। अब अब एक चीज समझते हैं, ठीक है। अब ना थोड़ा ध्यान से समझो। ये जो मैं लाइन बना रहा हूं, दो स्ट्रेट लाइन, ये प्लेट है ना, ये कुछ इस तरीके से आपकी प्लेट है ना। ये दो आपकी प्लेट है, समझो जरा बात को ध्यान से। और यहां से हम लोगों ने क्या किया है, एक तार यहां लगाया और एक तार यहां लगा के मैंने बैटरी को जोड़ दिया।
तो जब चार्जिंग चालू होगी, मतलब इमेजिन करो कि भाई मैंने जस्ट बैटरी को स्टार्ट किया, ठीक है ना, मैंने स्विच को कनेक्ट किया, यहाँ पे मैं स्विच बना देता हूं, यहाँ पे मैंने स्विच को कनेक्ट किया। जैसे ही स्विच को कनेक्ट किया तो क्या इमीडिएटली यहां पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा? या मैं ये बोलूं कि अगर मान लो जो मेरा प्लेट है, ठीक है, तो इसमें हमने बोला क्यू हो सकता है, तो मैं ये जानना चाहता हूं यार ये क्यू कितना हो सकता है? क्यू को मैं क्वांटिफाई कैसे करूंगा? सवाल समझ में आ रहा है? भाई अगर हम लोग बोल रहे हैं चार्जिंग कर रहे हैं, तो इसके ऊपर चार्जिंग करने के बाद इसके ऊपर क्यू चार्ज आ जाएगा, यहाँ क्यू चार्ज आ जाएगा या माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, तो ये क्यू कितना होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? अच्छा चलो इसको दूसरे तरीके से मैं पूछता हूँ कि मान लो मैंने यहाँ पहले ना 10 वोल्ट की बैटरी लगाई, और एक और ऐसी अरेंजमेंट ले लिया मैंने, ठीक है, प्लेट्स का, और इस पे मैंने 5 वोल्ट की बैटरी लगाई। तो दोनों केस में क्या चार्ज सेम होगा? नो सर। तो किस में ज्यादा होगा? अगर दोनों केस में चार्ज सेम नहीं होगा तो किस में ज्यादा होगा? 5 वोल्ट वाले में चार्ज ज्यादा होगा या 10 वोल्ट वाले में ज्यादा होगा? कॉमन सेंस क्या बोलता है वो तो बताओ। एन। 10 वाले में ज्यादा होगा। अच्छा क्यों 10 वाले में ज्यादा होगा? चार्ज क्या होता है? चार्ज कैसे आता है किसी बॉडी में? चार्ज किसी बॉडी में कैसे आता है? भाई आपने एनर्जी प्रोवाइड करी, राइट, आपने बाहर से कुछ वर्क डन किया, और उस वर्क डन के कारण जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो अपनी जगह को छोड़ करके आगे बढ़ गए। तो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन आपके शिफ्ट हुए उतना ही चार्ज हो गया, है ना, Q इज इक्वल टू एन। तो एन क्या होता है आपका? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यही तो होता है ना आपका। एंड वोल्टेज दे रहे हो आप, वोल्टेज अगर आप सेल का वोल्टेज डिफाइन कर रहे हो तो आप क्या डिफाइन कर रहे हो? आप एनर्जी डिफाइन कर रहे हो ना एक तरीके से, कि एक इलेक्ट्रॉन को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में शिफ्ट करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, यही तो डिसाइड हो रहा है यहाँ पे, राइट। वोल्टेज का मतलब क्या है कि भैया इस बैटरी के इस पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के बीच में एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके वापस लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो 10 वोल्ट इंटू एक इलेक्ट्रॉन कर लेंगे हम। W इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू वी, अभी अभी पढ़ा था वोल्टेज वाले चैप्टर में। तो अगर आपका वोल्टेज ज्यादा है इसका मतलब आपकी वर्क करने की कैपेसिटी ज्यादा है, वर्क करने की कैपेसिटी ज्यादा है तो आप इलेक्ट्रॉन ज्यादा ट्रांसफर करवा सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि कैपेसिटर के केस में कि यार जो मेरा चार्ज होगा ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल होगा, नॉट इक्वल टू पोटेंशियल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल होगा। वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वाई नॉट इक्वल, ये कौन समझाएगा मेरे को? और ऐसी कौन सी चीज है और ऐसा कौन सा फैक्टर है जो चार्ज को अफेक्ट करने वाला है अदर देन वोल्टेज? बताओ। चार्ज को और कौन सा ऐसा फैक्टर है जो आपका अफेक्ट कर सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पोटेंशियल का पार्ट हो गया बेटा, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पोटेंशियल का पार्ट हो गया ना, जैसे मतलब आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दी, आपने पोटेंशियल प्रोवाइड किया पॉजिटिव नेगेटिव, तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, ठीक है, राइट। अब ये अब
इलेक्ट्रिक फील्ड से भी इसको आप समझ सकते हो कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन किस पे डिपेंड करेगी? फ्लक्स। फ्लक्स, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। फ्लक्स मतलब क्या, और थोड़ा सा जाओ डिटेल में, एक पॉइंट और। एरिया, यानी कि प्लेट का सरफेस एरिया भी तो इंपॉर्टेंट है। भाई आपने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई, आपको क्या पता कितने सरफेस एरिया के लिए आपने लगाई? वो 10 वोल्ट की बैटरी है, हो सकता है सरफेस एरिया कम हो सकता है सरफेस एरिया ज्यादा हो, राइट? तो ये भी तो मैटर करेगा, ये भी हमें देखना पड़ेगा ना कि 10 वोल्ट हम लोग कितने एरिया को दे रहे हैं, क्योंकि प्लेट है ना बाबा। आ रही बात समझ में? तो वोल्टेज, डेफिनेटली वोल्टेज बढ़ाओगे तो चार्ज बढ़ेगा, लेकिन चार्ज बढ़ना, कितना चार्ज बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, इसके लिए दूसरे फैक्टर भी हैं। दूसरे फैक्टर में कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे, जरा फटाफट से बता दो तो, फटाफट से बता दो। एक तो एरिया हो गया, और भाई इसके बीच में जैसे पॉजिटिव से नेगेटिव आप जा रहे हो, तो हमने मीडियम भी पढ़ा था ना कि यार मीडियम भी इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। भाई ये दोनों प्लेट के बीच में आपने तेल रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, हवा रखी हुई है, क्या रखा हुआ है, ये भी तो मैटर करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, तो इसीलिए ये जो चार्ज है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होगा। अरे बात समझ में? यहां तक की कहानी सबको क्लियर है तो जरा बताते जाओ। यहां तक की कहानी अगर सबको क्लियर हो रही है तो फटाफट से बताते जाओ, हैंड रेस करते जाओ, मुझे समझ में आए। ठीक है, एक तो ये समझो कि अब आप ये इस पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। सीबीएसई में 1 मार्क में, 2 मार्क में, 3 मार्क में, तीनों जगह कैपेसिटर के क्वेश्चन मिलेंगे और सिर घुमाने वाले क्वेश्चन मिलेंगे, पहले ही बता रहा हूं मैं। ठीक है, जेई मेंस, नीट, जेई एडवांस, ठीक है, हर जगह कैपेसिटर के क्वेश्चन मिलने ही मिलने, बिना कैपेसिटर के पेपर बन ही नहीं सकता। तो कैपेसिटर आपके 12th क्लास का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा चैप्टर है। ठीक है, इसका एक भी पॉइंट नहीं समझ में आएगा तो गड़बड़ होगी, तो इसको आपको ध्यान से समझना है। तो आप एक देखो, कैपेसिटर हम बोल क्या रहे हैं कि हम क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं, हम एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस क्रिएट करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप समझो जरा बात को, क्यों आया लोगों के दिमाग में ये कि यार मुझे एनर्जी स्टोरेज डिवाइस बनानी है, कैसे आया दिमाग में ये? तो लोगों को ये समझ में आ गया कि बॉस अगर हम चार्ज को जनरेट कर सकते, आप एक चीज समझो, हम चार्ज को जनरेट कर सकते हैं। अगर मैंने आउटसाइड एनर्जी दी किसी कंडक्टर को, तो वो कंडक्टर मेरा चार्ज हो जाएगा। लेकिन ये फिनोमिना टेम्पररी है, चार्ज होके चार्ज रुक नहीं पाता, है ना? चार्ज होके चार्ज रुक नहीं पाता। अगर आपको मैंने खींच के थप्पड़ मारा या आपने मुझे थप्पड़ मारा, ठीक है, तो रिएक्शन होगा, या तो मैं आपको पलट के मारूंगा, और अगर दिमाग में ये है कि इस आदमी को नहीं मार सकते तो हम रो लेंगे, दो लेंगे, ठीक है, जैसे भी करके, लेकिन उस एनर्जी को हमको इमीडिएटली ट्रांसफर करना पड़ेगा। एनर्जी हम एक जगह रख नहीं सकते। तो अगर आपने किसी बॉडी को चार्ज किया, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज दिया आपने बाहर से, उसे पॉजिटिव बना दिया, नेगेटिव बना दिया, तो वो उसको रख नहीं पाएगा अपने पास, वो उसको ट्रांसफर करना ही पड़ेगा इमीडिएट, राइट? अगर कुछ नहीं मिलेगा तो वो अर्थ को ट्रांसफर कर देगा। क्यों? क्योंकि अर्थ को हम लोग जीरो पोटेंशियल मानते हैं। तो लोगों ने ये सोचा कि अगर हम कुछ ऐसा तरीका बना ले कि यार ये चार्ज ना ट्रांसफर ना हो पाए एक जगह से दूसरी जगह, ना वो घूमता रहे, जितने देर तक मेरा सर्किट चालू है उतनी देर तक सर्किट में ये चार्ज मेरे को एनी टाइम मिलता रहे, क्योंकि जब सर्किट बंद होगी तो इसको हम लोग एक तरीके से एनर्जी के रूप में इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, ये पॉसिबल है, लोगों को समझ में आ गया कि यार ये पॉसिबल है, अगर हम चार्ज जनरेट कर सकते हैं तो कुछ तरीका लगा के उसको हम लोग स्टोर भी कर सकते हैं। स्टोरेज के लिए उन्होंने क्या तरीका लगाया कि यार ऐसा क्यों ना करें कि हम लोग दो कंडक्टर को, सुनने की कोशिश करना, हम दो कंडक्टर को आमने सामने खड़ा कर दें। ठीक है, एक मिनिमम एयर गैप दे करके या मिनिमम गैप दे करके, उस गैप में कुछ भी रखो, एक मिनिमम गैप दे करके हम लोग दो कंडक्टर को आजू बाजू में खड़ा कर दें, तो और उसको अगर हम लोग बाहर से एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी देते हैं तो उस गैप में एनर्जी हमेशा हमको अवेलेबल मिलेगी, जो हमें जब जरूरत जिस हिसाब से पड़ेगी उसको वहां पे यूज कर लेंगे। तो ऐसा करके उन्होंने तीन तरीके से स्ट्रक्चर बनाए। ठीक है, ऐसा करके उन्होंने तीन स्ट्रक्चर बनाए। पहला, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है,
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट ने मतलब दो प्लेट रखी, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, दो प्लेट हमने रखी और इसको हमने एनर्जी सोर्स से जोड़ दिया, राइट। दूसरा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अब देखो यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि यार इसके नाम ही जो हैं वो उसके शेप पर ही चल रहे हैं, ठीक है। मतलब शेप जो है कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में क्या किया कि भाई बाहर रखा एक सिलेंडर और इसके कंसेंट्रिक एक अंदर और कंडक्टर रख दिया, ठीक है। इसके कंसेंट्रिक एक अंदर कंडक्टर रख दिया, राइट, और इसको हमने जोड़ दिया, ठीक है। और तीसरा उन्होंने शेप बनाया स्फेरिकल कैपेसिटर, राइट। तो स्फेरिकल कैपेसिटर में दो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर को ले लिया, ठीक है। दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर को लिया और उन्हें कनेक्ट कर दिया हमने बैटरी के साथ, एक्सटर्नल सोर्स के साथ। तो ये तीन अलग अलग शेप को हम लोग एज अ कैपेसिटर यूज कर सकते हैं, एज अ एनर्जी स्टोरेज डिवाइस यूज कर सकते हैं, राइट। आ रही बात समझ में? यहां तक क्लियर है मामला? कि सारा मामला किस पे है? कंस्ट्रक्शन के ऊपर है। हैंड रेस करके बताते जाना मेरे को, सारा मामला किसके ऊपर है? कंस्ट्रक्शन के ऊपर है। कंस्ट्रक्शन के ऊपर ही हम डिसाइड करेंगे, मतलब एनर्जी स्टोरेज क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ इट्स शेप, ठीक है। एनर्जी कब क्यों स्टोर हो रही है? बिकॉज ऑफ इट्स शेप, ठीक है। अब आपके सिलेबस में वैसे तो तीनों ही हैं, मेंस कंपटीशन में तीनों से ही आते हैं, बट आपके सिलेबस में एज पर एनसीईआरटी एक ही है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पहले हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को समझते हैं, बाकी की बातें बाद में करेंगे। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे ही मैंने आपको अभी डिस्कशन कर रहा था कि यार पहला मेरा पर्पस क्या है? चार्ज को स्टोर करना। तो चार्ज को स्टोर करने के पहले मुझे चार्ज जनरेट तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो चार्ज जनरेट हम कैसे कर रहे हैं? आउटसाइड डिवाइस से, एक्सटर्नल डिवाइस से हम लोग चार्ज को जनरेट कर रहे हैं। समझने की कोशिश करो, ठीक है। चार्ज को हम लोग किससे कर रहे हैं? आउटसाइड डिवाइस से। बैटरी लगा दिया वी वोल्टेज का। अब ये वी वोल्टेज की बैटरी में अगर बोल रहा हूं तो वी तो वेरिएबल है ना, मैं 5 वोल्ट की लगाऊं, मैं 10 वोल्ट की लगाऊं, कोई फिक्स हो सकता है? ये तो डिपेंड करेगा कि भाई मेरा पर्पस क्या है, मेरे को कितनी एनर्जी जनरेट करनी है, उसके हिसाब से मैं बैटरी डिसाइड करूंगा। तो बैटरी डिसाइड करने का मेरा तरीका क्या होगा? ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे को क्लैरिटी देगी कि मेरे को बैटरी कौन सी डिसाइड करनी है, ठीक है। ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे क्लैरिटी देगी कि मुझे बैटरी कौन सी डिसाइड करनी है? तो सबसे पहले मुझे पर्पस पे जाना पड़ेगा। मेरा पर्पस क्या है बैटरी लगाने का? चार्जिंग करना, ठीक है। चार्ज को जनरेट करना, कहां पे? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को जनरेट करना, ठीक है। और उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बाय इंडक्शन इफेक्ट, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, ठीक है। समझो बात को जरा सा, यहाँ पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। अब यार यहाँ पे कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो मेरे चार्जिंग को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं? पोटेंशियल तो है ही, बैटरी का पोटेंशियल तो है ही, इसके अलावा, ठीक है, एरिया दिख रहा है आपको प्लेट का, और मीडियम बिटवीन प्लेट, एयर है कि ऑयल है ना, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। और कुछ गैप बिटवीन प्लेट, ठीक है। ये सारी चीजें जो है मेरे चार्ज को अफेक्ट करेंगी। तो यानी कि मैं कुल मिला के ये बोल सकता हूं कि जो मेरा चार्ज होगा ना, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। ये बात तो समझ में आ गई कि हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो चार्ज बढ़ेगा, लेकिन ये इक्वल टू नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी के भी तीन फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करेंगे, चार्ज को। तो पोटेंशियल अगर हम बढ़ाएंगे तो चार्ज बढ़ेगा। बोलो ये बात समझ में आई? फटाफट से हैंड रेस करके बताओ। अब सवाल उठता है कि अगर पोटेंशियल मेरे चार्ज को अफेक्ट करेगा, तो हम अगर इक्वालिटी करें तो हम इसको लिखते हैं Q इज इक्वल टू सी वी। ये C जो है ये डिफाइन करता है कैपेसिटेंस, ठीक है। ये C जो है ये डिफाइन करता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस किसका? इस प्लेट का, इस सिस्टम का। ये जो हमने दो प्लेट सिस्टम बनाया है, इसकी कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग चार्ज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपेसिटेंस?
कैपेसिटेंस का मतलब क्या है? कैपेसिटेंस का मतलब है कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग चार्ज। मुझे चार्ज को होल्ड करना बहुत मुश्किल काम है भाई, ठीक है, मुझे चार्ज को होल्ड करना है, बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो इसीलिए कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग चार्ज जो होगा, जहां पे हम चार्ज को होल्ड कर सकें थोड़ी देर के लिए, या सिस्टम में हम चार्ज को होल्ड कर सकें, ठीक है। चार्ज को होल्ड करने का सीधा सीधा मतलब है एनर्जी को होल्ड करना, राइट। तो कैपेसिटेंस क्या हो गया आपका? कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग चार्ज। और वो जो डिवाइस है जो ये काम कर रही है उसको हम बोलेंगे कैपेसिटर, ठीक है। तो इसका मतलब जब हम इक्वालिटी करेंगे तो क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू सी। तो आपका जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ सी, ठीक है, यूनिट ऑफ सी इज फैरेड। इसको हम लोग फैरेड में मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया कि कैपेसिटर क्या होता है। सबसे पहले अभी खाली हमने डेफिनेशन क्लियर करी कि कैपेसिटर होता क्या है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जस्ट रेज योर हैंड। अब आते हैं, अब सवाल ये उठता है कि अच्छा ठीक है सर, हमने दो प्लेट लगा दिया, आपने बोला कि चलो वोल्टेज एक फैक्टर तो है ही, तो वोल्टेज और चार्ज का रिलेशन तो समझ में आ गया कि चार्ज बढ़ेगा अगर आपका वोल्टेज बढ़ाएंगे। वोल्टेज ही मेरे कंट्रोल में है ना। अच्छा एक चीज और समझो, मैंने आपको शायद पहले भी ये बताया था पोटेंशियल पढ़ाते समय कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक फिनोमिना है, राइट। वो आपके कंट्रोल में नहीं, अनकंट्रोलेबल। आप पोटेंशियल कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कंट्रोल कर सकते। हम पोटेंशियल कंट्रोल करके इलेक्ट्रिक फील्ड को कंट्रोल कर सकते। मेजरिंग सबसे पहली मेजरिंग यूनिट क्या है हमारी? वो है पोटेंशियल। घर घर में आपको वोल्ट मीटर मिलेगा, ठीक है। और पोटेंशियल का जो इफेक्ट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसका इफेक्ट है? आपका चार्ज का इफेक्ट है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये बताता है कि यहां पे चार्ज है। समझने की कोशिश करो बात को। एक्चुअली चार्ज जैसी कोई चीज है नहीं, राइट। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होते एक जगह से दूसरे जगह किसी ने देखा नहीं। ये सब कुछ एनर्जी के फॉर्म में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो आप मेरे को क्या डेफिनेशन बताओगे? आप ये बोलोगे सर रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लास 10th में पढ़ के आए थे, राइट। सर रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रिक करंट। आप मुझे एक आदमी बताओ जिसने इलेक्ट्रॉन को ऐसे वायर में फ्लो होते हुए देखा है। इट इज एक्चुअली एनर्जी वेव्स which are being transferred from one position to another because of systematic vibration of electron. इलेक्ट्रॉन कभी भी कंडक्टर को छोड़ के नहीं जाता बाहर। ऐसा नहीं कि मतलब मैंने बीच में तार काट दिया तो सारा इलेक्ट्रॉन बह के मेरे जमीन में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो वही चीज है कि ये सारी चीजें क्या है? ये एनर्जी का सेंसेशन है, एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन, बस, ठीक है। और एनर्जी को मुझे एक डायरेक्शन देना है, तो इसलिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाया ताकि मुझे एक परफेक्ट वेक्टर क्वांटिटी मिल सके, ठीक है। और ये चीजें पार्ट ऑफ द मटेरियल होंगी। इंट्रिंसिक बिहेवियर है ना ये तो। चार्ज जो है वो तो इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक है, किसी भी कंडक्टर के अंदर का कैरेक्टरिस्टिक है, राइट। आप जैसे मान लो मैंने आपको क्लास में, यार आपने टेस्ट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, ठीक है, मुझे गुस्सा आया, मैंने आपको डांटा, तो फर्क तो उसे पड़ेगा ना जो कंडक्टर होगा, जिसको थोड़ी शर्म आएगी, तब वो पढ़ना शुरू करेगा। ये फर्क ही नहीं पड़ रहा उसको तो कोई फायदा ही नहीं करके, तो वो तो इंसुलेटर हो गया। तो ये तो आपका इंटरनल बिहेवियर हो गया ना, मेरे डांटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो बाहर से पोटेंशियल दे रहा हूं, मैं तो एक्सटर्नल सोर्स हो गया, मैं बैटरी हूं, राइट। तो वही सेम चीज यहां पे भी हो रही है कि आपने बैटरी तो एक्सटर्नल सोर्स दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? उसको मेरे को डायरेक्शन दिखाना है, और चूंकि वो इंटरनल प्रॉपर्टी है, तो ऐसी कौन सी इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसके कारण आप कंडक्टर या इंसुलेटर का डिफरेंशिएशन करोगे? वो है चार्ज। तो चार्ज क्या है? चार्ज हो गया या इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये एक फिनोमिना है खाली, ये एक्चुअली आपके सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जीज, राइट। तो अब मुझे ये पता चल गया कि आपका सवाल ये होगा कि सर ये पोटेंशियल वाली चीज तो समझ में आ गई कि अगर हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो चार्ज बढ़ेगा। अब दो तीन बातें बहुत धीरे धीरे समझ लो। कि पहली बात तो ये कि जैसे ही आपने बैटरी चालू करी, ये पूरी तरह चार्ज नहीं होगा। मान लो, मैं ये मानता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि यार मैंने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई, और 10 वोल्ट की बैटरी के साथ में ना इसका चार्जिंग जो है वो 10 कूलाम्ब हो जाना चाहिए।
इस कैपेसिटर में 10 कूलम का चार्ज आ जाना चाहिए, सिंपल बात कर रहे हैं। तो 10 वोल्ट की बैटरी से अगर 10 कूलम का चार्ज आना है तो वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड नहीं आ जाएगा, टाइम लगेगा। टाइम मतलब 1 घंटा 2 घंटा नहीं लगेगा, 2 सेकंड 3 सेकंड ही टाइम लगेगा, ऐसे बहुत बड़ा टाइम नहीं लगता इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मैंने यहां से बैटरी स्विच चालू करी और ये फुल्ली चार्ज, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो चार्जिंग क्या है, एक प्रोसेस है। कैपेसिटर की प्लेट का चार्जिंग होना एक प्रोसेस है। एक बार वो चार्ज हो गया सर्किट चालू करने के बाद में, तो वो कंटिन्यूअसली उस सिस्टम में बना रहेगा और वो चार्ज होता रहेगा। और हर बाद में जब हम लोग एसी सर्किट और डीसी सर्किट पढ़ेंगे, ठीक है, इस चैप्टर के बाद जब हम सर्किट पढ़ेंगे, तब आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि ये चार्ज होने के साथ साथ अपनी एनर्जी डेसिपेट भी कर रहा होता है, इसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं बिना कैपेसिटर के कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट बन ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल। इलेक्ट्रिकल सर्किट में कैपेसिटर का होना मस्ट है, राइट। अब सवाल ये उठता है कि अच्छा ठीक है सर, ये तो समझ गए कैपेसिटर, तो ये सी है क्या? ठीक है, ये समझ में आ गया कि सी स्टैंड्स फॉर कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस भी इक्वल, जैसे वोल्टेज इंपॉर्टेंट है चार्जिंग के लिए, वैसे कैपेसिटेंस भी इंपॉर्टेंट है चार्जिंग के लिए। वो भी डिसाइड करेगा कि कितना चार्ज वो होल्ड कर सकता है, राइट। लेकिन आपने बोला कि दो पैरेलल प्लेट है खाली, या दो कंडक्टर, दो एल्यूमिनियम की प्लेट ले ली, यही तो मतलब हुआ। दो पैरेलल प्लेट कंडक्टर मतलब दो एल्यूमिनियम की प्लेट लेके आजू बाजू रख के उसके अंदर बैटरी लगा दी, सिंपल मतलब यही हुआ। ठीक है, तो भाई इस प्लेट में ऐसी कौन सी चीज है जो इस सी को डिफाइन कर रही है, कैपेसिटेंस को डिफाइन कर रही है? अब वो पार्ट समझते हैं जरा। ठीक है, तो देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बिल्कुल सिंपल है आपका, दो प्लेट होंगे, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, तो पहले हम लोग सारा इलेक्ट्रिक फील्ड को समझते हैं, ये मैं पहले भी समझा चुका हूं लेकिन एक बार फिर समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट, राइट, पहले इसको समझते हैं। मैं ऐसे सिंपल बना रहा हूं 2D में। ये मेरी दो प्लेट, सपोज करो मैंने इसको चार्ज किया, इसमें प्लस सिग्मा आ गया, इसमें माइनस सिग्मा आ गया, यही तो मतलब हुआ। ठीक है, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। अभी हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ रहे हैं। अब मेरे पास में इन दोनों प्लेट के तीन रीजन हो गए, रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2 एंड रीजन नंबर 3। ठीक है, पहला एरिया हो गया, दूसरा एरिया हो गया, और तीसरा एरिया हो गया। अब रीजन नंबर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस पॉजिटिव वाले के कारण आउटवर्ड और इस नेगेटिव वाले के कारण इनवर्ट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव के कारण क्या हो गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मतलब 0। इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, देखो पॉजिटिव वाले के कारण आउटवर्ड और नेगेटिव वाले के कारण इनवर्ट, दोनों का सेम डायरेक्शन आ गया। क्या हो गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मतलब सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाले के कारण इनवर्ट, ठीक है, एंड पॉजिटिव वाले के कारण आउटवर्ड, क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस टू बाई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मतलब 0। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड खाली दोनों प्लेट के बीच में रहेगी, आजू बाजू 0 होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड खाली दोनों प्लेट के बीच में रहेगी, आजू बाजू 0 होगी। इज दैट पॉइंट क्लियर? क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? जस्ट रेज योर हैंड। ये हमने पहले भी पढ़ा था जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पढ़ाया था इसका तो। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स आपको कितनी मिल गई, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब सुनो जरा ध्यान से, अब ध्यान से समझो। खाली इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट के बीच में, लेट अस से कि दोनों प्लेट के बीच का जो गैप है वो स्मॉल डी, ठीक है, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए। ठीक है, तो हम लोग यहां बोल देते हैं कि स्मॉल डी इज द गैप बिटवीन प्लेट्स या डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, एंड कैपिटल ए इज एरिया ऑफ प्लेट या क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ प्लेट। ठीक है,
अब जरा सुनो बात ध्यान से, मैंने पोटेंशियल कितना दिया है बैटरी से, वी पोटेंशियल दिया, ठीक है, मैंने बैटरी से पोटेंशियल कितना दिया है, वी दिया है, और दोनों के बीच लेट अस अज्यूम की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है, एंड ई इज नथिंग बट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि V इज इक्वल टू ई इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी कांस्टेंट है, अरे क्या होता है वोल्टेज आपका क्या होता है, ठीक है, सीधी सी बात है, हम लोग जरा सा इसको अगर समझें, है ना, अगर हम इसे समझें तो वोल्टेज हमने क्या बताया था, माइनस ई डॉट डी एल, यही तो बताया था वोल्टेज, माइनस ई डॉट डी एल, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो खाली डीएल आपका इंटीग्रेट होगा, तो कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू ई इंटू डी, ठीक है, वोल्टेज क्या हो गया आपका, E इंटू डी, राइट। अब V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कितनी होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू डी, राइट, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ठीक है। अब अभी अभी आपने एक चीज निकाली है क्या, कि यार Q जितना चार्ज होगा ना प्लेट के ऊपर इस बैटरी के कारण, वो CV के बराबर होना चाहिए, तो यानी कि मैं लिख सकता हूं कि आपका जो वोल्टेज होगा वो Q बाई सी के बराबर होना चाहिए, पुट कर दो, तो Q बाई सी इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब Q कितना हो जाएगा आपका, सिग्मा इंटू ए के बराबर होगा, ठीक है, तो यहां से सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो गया, तो कैपेसिटेंस कितना आ गया किसी भी स्पेरिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। So this is the capacitance for parallel plate capacitor. This is the capacitance for parallel plate capacitor. Epsilon naught A by D. अब देखो कौन कौन सी चीजें मैटर कर रही हैं कैपेसिटेंस में, एरिया ऑफ प्लेट, क्रॉस सेक्शन एरिया, एंड दोनों प्लेट के बीच का मीडियम। तो हम बोल सकते हैं कि कैपेसिटर जो है वो फिजिकल पैरामीटर पर डिपेंड करता है खाली, कैपेसिटेंस जो है, ठीक है, कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है, कैपेसिटर की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो किस पे डिपेंड करता है, फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड करता है, राइट। तो किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। और प्लेट के बीच का मीडियम क्या है अभी, एयर या वैक्यूम, प्लेट के बीच का, दोनों प्लेट के बीच का मीडियम क्या है आपका, एयर या वैक्यूम है, ठीक है। यहां तक की कहानी समझ में आ रही है, हैंड रेस करके बताओ। ये एक डेरिवेशन है जो इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना अच्छे से, इसमें कहीं कुछ ना समझ में आया हो तो पूछना, ठीक है। एक बार इसको अच्छे से देख लो दोबारा से, ये जो मैंने अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन आपको करके दिखाया, एग्जाम में आता है कई बार 1-2 मार्क्स में, स्कूल लेवल पे, अब तो नहीं आते वैसे ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट डेरिवेशन वाले, पहले आया करते थे। आजकल तो क्या हो गया है कि थोड़ा सा इस पर घुमा के आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, कैसे घुमाएंगे वो सब देखेंगे, पहले एक बार बेसिक समझ ले। तो जैसे मैंने आज इनइक्वालिटी का आपका सॉल्यूशन डाला है, अभी मैं थोड़ी देर में आपका पोटेंशियल, और क्लास के बाद में मैं इसकी वर्कशीट डाल दूंगा कैपेसिटर की, डीपीपी। इस बार इसको चेक कर लो अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से ये जो कैपेसिटेंस है, क्या सारे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस यही होगा, नहीं, ये किसके लिए है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। अगर दो कैपेसिटर के बीच की जो दो कैपेसिटर का जो प्लेट्स है वो पैरेलल है, ठीक है, किस इस तरीके का अरेंजमेंट से अगर हमने कैपेसिटर बनाया है, राइट, तो उसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का मीडियम अगर आपका एयर है, तो उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, राइट। अब आगे बढ़ते हैं जरा, हो गया, नोट कर लिया अच्छे से इसको, क्लास के साथ साथ में ही नोट कर लो, अलग से फिर स्क्रीनशॉट लोगे बाद में लिखोगे तो कोई फायदा नहीं, तो साथ साथ में नोट कर लो, ज्यादा अच्छा। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब देखते हैं कि यार हम तो ये बोल रहे हैं कि जो मेरा कैपेसिटर है ना वो एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, ये मेरा कैपेसिटर के प्लेट है और यहाँ पे मैंने क्या किया, बैटरी लगा दी। बैटरी के बीच का पोटेंशियल कितना है, V। ठीक है, अब सुनो जरा बात को ध्यान से। Q इज इक्वल टू CV हो गया मेरा। ये मेरे को एक चीज पता चल गई कि भाई मेरा जो कैपेसिटर होता है Q इज इक्वल टू CV होता है। एक फॉर्मूला मिल गया हमारे पास में। दूसरा फॉर्मूला मिल गया कि कैपेसिटेंस जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट A/D के बराबर होता है। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला पता चल गया हमें। दो चीजें हम सीख चुके हैं अभी तक। अब तीसरी चीज सीखने जा रहे हैं कि यार कैपेसिटर एक्चुअली एनर्जी स्टोर करता कितनी है। कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता कितनी है, ठीक है, ये तो पता चले। तो कैसे पता लगाएं? तो पता लगाने के लिए यार एनर्जी स्टोरेज के लिए मुझे क्या है, मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये बैटरी वर्क डन कितना कर रही है। तो वर्क डन बाय बैटरी कैसे निकालें, वर्क डन बाय बैटरी हम कैसे निकालें? तो हम देखते हैं कि यार ये आपका V dq चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। लेट अस से कि थोड़ी देर में एक dq चार्ज यहां से यहां ट्रांसफर हुआ आपका। तो V dq मेरा चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, यही तो होता है ना वर्क डन। ठीक है, यही तो होता है मेरा वर्क डन। अब देखो आपने अभी अभी बोला यार मेरा ना Q इज इक्वल टू CV है, टोटल चार्ज सपोज करो Q है, तो Q इज इक्वल टू CV है। तो V कितना हो गया आपका, Q बाई C हो गया। तो यहाँ पुट कर दो, क्या हो गया, Q बाई C इंटू DQ। ठीक है, कहां से कहां तक जाएगा, ये 0 से Q जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया ये Q स्क्वायर बाई 2C। ये मेरी हो गई एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ये आपका हो गया एनर्जी। भाई जितनी बैटरी वर्क डन करेगा कैपेसिटर उसका एनर्जी स्टोर कर लेगा, बहुत सिंपल है। तो ये हो गया एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है, अब ये चार्ज और कैपेसिटेंस के टर्म में आ गया। अब इसको मैं चार्ज और वोल्टेज के टर्म में निकालूं तो क्यू को क्या लिख सकता हूं मैं, CV। पुट कर दो, तो C²V² बाई 2C। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV²। ठीक है, तो किसी भी कैपेसिटर के अंदर अगर किसी कैपेसिटर को आप V वोल्टेज से चार्ज कर रहे हो, राइट, किसी कैपेसिटर को आप V वोल्टेज से चार्ज कर रहे हो और उसका कैपेसिटेंस C है, तो उसके अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होगी, हाफ CV²। ठीक है, उसके अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होगी, हाफ CV²। ठीक है, अब कई बार आपसे ना क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा के पूछता है, आपसे ये पूछता है कि अरे यार ये बताओ कि आपका अगर एनर्जी स्टोर हो रही है, ठीक है, चीज समझने की कोशिश करो। अगर हम यहाँ पे एनर्जी स्टोर कर रहे हैं तो वो एनर्जी कभी भी ये मैंने क्लास 11 में भी समझाया था कि एनर्जी जो स्टोर होगी कभी भी, तो एनर्जी कहां से निकल के आएगी, वर्क से निकल के आएगी। भाई कभी वर्क करोगे तो एनर्जी स्टोर होगी, और अगर एनर्जी स्टोर है तो फर्दर वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। एज सिंपल एज दैट। तो आपने अगर वर्क डन किया तो उस वर्क डन के कारण क्या होगा, इन वायर में हीट भी जनरेट हो जाएगी। तो कई बार आपसे ये पूछता है कि यार हीट कितनी जनरेट होगी, हीट जनरेटेड ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। हीट जनरेटेड ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कितनी होगी, उतनी ही होगी सर जितनी एनर्जी आपने डेवलप करी, हाफ CV²। दिमाग लगाना ही नहीं है आप, उतना ही वर्क डन करोगे ना जितनी एनर्जी करनी है, और जितना वर्क डन करोगे उतना ही हीट जनरेट होगा। तो कितनी हीट जनरेट होगी सर, हाफ CV² ही होगी, इसमें नहीं लगाना दिमाग। ठीक है, क्योंकि एनर्जी हमारी हर कंडीशन में बैलेंस होनी चाहिए, हीट भी तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो एनर्जी जो होगी मेरी वो सारे कंडीशन में बैलेंस्ड होनी चाहिए। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, जस्ट रेज योर हैंड। ठीक है, तो अब आपने कैपेसिटर के सारे मेन काम सीख लिए। ठीक है, कि कैपेसिटेंस कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट A/D होता है। ठीक है, कैपेसिटर की चार्जिंग कैसे करते हैं वो भी आपने सीख लिया, चार्जिंग करेंगे तो एनर्जी कितनी स्टोर होगी वो भी आपने सीख लिया। अब अगला सवाल ये कि यार अगर ये एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है तो ये अच्छा है खराब है, अच्छा है ना ये तो। जितनी स्टोर कर लो एनर्जी तो अच्छी चीज है, अगर स्टोर हम ज्यादा कर सके तो। ठीक है, एनर्जी को हम ज्यादा स्टोर कर सके तो बहुत अच्छा काम है, तो एनर्जी को हम जितनी स्टोर कर लें। ठीक है, तो मेरे को एनर्जी ज्यादा स्टोर करना है,
तो एनर्जी ज्यादा स्टोर करने के लिए मुझे क्या करना होगा? ठीक है, देखो वोल्टेज तो आपका जो है वो फिक्स है ना, आप तो वोल्टेज जो लगाओगे लगाओगे ही, वो तो अलग चीज है, वोल्टेज तो आपका फिक्स है। तो एनर्जी स्टोरेज बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, सी इज टू बी इंक्रीज्ड, आपको कैपेसिटेंस बढ़ाना पड़ेगा। अब यार आप कैपेसिटेंस किसी कैपेसिटर का कैसे बढ़ा सकते हो? ठीक है, हाउ टू इंक्रीज सी? सी कैसे बढ़ा सकते हो? कैपेसिटेंस आप कैसे बढ़ाओगे? वोल्टेज। तो यार कैपेसिटेंस आपने ना पढ़ा है कि साहब एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है मेरा कैपेसिटेंस। ठीक है, तो पहला तरीका है कि बाई इंक्रीजिंग एरिया, दूसरा तरीका है बाई रिड्यूसिंग डिस्टेंस, है ना, इस डी की वैल्यू कम करेंगे तो सी बढ़ेगा, ए की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो सी बढ़ेगा। यानी कि हम लोग सिर्फ फिजिकल पैरामीटर की बात करें, हम लोग प्योरली फिजिकल पैरामीटर की बात करें। लेकिन देखो अगर एरिया आप बढ़ाओगे तो कैपेसिटर की साइज बड़ी हो जाएगी, साइज बड़ी होगी तो उसको लगाने में दिक्कत होगी इंस्ट्रूमेंट के अंदर। ठीक है, हम लोग नहीं चाहते कि हमारे कैपेसिटर की साइज बढ़े, राइट। कभी भी देखना आपका जो पर्पस ऑफ इंजीनियरिंग है ना, ठीक है, पर्पस ऑफ इंजीनियरिंग जो है वो है सिंप्लीफिकेशन एंड ब्यूटिफिकेशन। ठीक है, पर्पस ऑफ इंजीनियरिंग जो है वो है सिंप्लीफिकेशन। हम चाहते हैं कि हमारी सर्किट सिंपल से सिंपल हो, चीजें छोटी हो ताकि कम से कम जगह पे आ जाए, राइट। तो एरिया बढ़ाने से क्या हो जाएगा, एरिया अगर हम बढ़ाते हैं तो एरिया बढ़ाने से क्या हो जाएगा, आपका साइज ऑफ कैपेसिटर बढ़ जाएगा। दूसरी चीज है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कम कर देते हैं। तो डिस्टेंस अगर हम कम करेंगे, ये ऑलरेडी बहुत कम होता है ना, ये जो डिस्टेंस इतना बड़ा बड़ा आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये सिर्फ समझाने के लिए, ऑलरेडी ये डिस्टेंस बहुत कम होता है, 1 mm, 1.5 mm। और क्या कम करोगे इसमें? अगर कम करोगे, टच हो गया वो गलती से भी तो शॉर्ट हो जाएगा, मतलब दो प्लेट तो रह ही नहीं जाएगी, अगर दोनों प्लेट आपस में टच हो गई तो एक प्लेट बन गई, शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें बहुत ही लॉजिकल नहीं है। तीसरा काम क्या कर सकते हैं? अब बचा क्या हमारे पास, ए डिस्कस हो गया, डी हो गया, अब बचा क्या, एप्सिलॉन नॉट। यानी कि अब एप्सिलॉन नॉट को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मीडियम चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाय चेंजिंग मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, नोट करते जाओ यहां तक पहले एक बार। हो गया? डन, आगे बढ़े। अब एक चीज हमें समझ में आ गई कि यार अगर मुझे कैपेसिटर में एनर्जी स्टोरेज बढ़ाना है, ठीक है, टू इंक्रीज एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, मीडियम between the plates needs to be changed।
ठीक है, दोनों प्लेट के बीच का मीडियम हमें चेंज करना पड़ेगा। अब देखो एक चीज समझते हैं, मान लो मेरे पास में ये कैपेसिटर है, ठीक है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, और इसके बीच में मैंने एक और कंडक्टर रख दिया। ठीक है, इसके बीच में मैंने कंडक्टर लगा दिया, तो हो गया मीडियम चेंज मेरा, राइट। मतलब ऐसा समझते हैं कि यार ये मेरी एक प्लेट है, ये मेरी दूसरी प्लेट है, और इसके बीच में ना कुछ इस तरीके से हमने पूरा एक क्यूबिकल कंडक्टर लगा दिया। राइट, ऐसा तो हो तो गया, मैंने एयर को हटा के उसकी जगह तो मेरा कंडक्टर आ गया। तो ये सही तो है, इसमें कोई दिक्कत है? अब इसको अगर हम 2D में देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब देखो परेशानी क्या होगी, समझने की कोशिश करो जरा। अब देखो परेशानी क्या होगी, ठीक है, कि कंडक्टर हम क्यों नहीं लगा सकते। आपने कंडक्टर लगाया तो क्या हुआ, आपने यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिया, इंडक्शन इफेक्ट के कारण यहाँ पे नेगेटिव आया। ठीक है, इसके जस्ट काउंटर पार्ट में पॉजिटिव जाएगा, है ना, और फिर यहाँ पे नेगेटिव आ गया। और अंदर कंडक्टर के कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती। ये तो पढ़ पढ़ के बुढ़े हो गए हम लोग, 15 दिन से यही पढ़ रहे हैं कि कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला हिस्सा एक अलग कैपेसिटर बन गया, और ये वाला हिस्सा एक अलग कैपेसिटर बन गया। दो कैपेसिटर हो गए एक के। जैसे ही आपने कंडक्टर प्लेट डाला तो दो कैपेसिटर हो गए, राइट। तो बोले यार कंडक्टर डालकर तो हम मीडियम चेंज नहीं कर सकते, यानी कि दोनों, जब हम लोग को एनर्जी स्टोरेज डिवाइस बढ़ानी है, जब हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चेंज करनी है, तो पहली चीज तो ये क्लियर हो जाओ कि दोनों प्लेट के बीच में हम कोई कंडक्टर का पीस नहीं डाल सकते। ठीक है, क्योंकि कंडक्टर का पीस डालते ही क्या हो जाएगा, वो अलग अलग कैपेसिटर में उसे डिवाइड कर देगा। ठीक है, राइट। ये आपसे कई बार सीबीएसई में पूछा गया है। ठीक है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये चीजें, आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख लेना। आप जहां पे भी इसको नोट कर रहे हो 3-4 लाइन छोड़ दो, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, और फिर इसको अपनी लैंग्वेज में नोट कर लेना। ये बुक्स में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला पॉइंट बुक में नहीं दिया हुआ है, सीबीएसई में लास्ट ईयर भी पूछा था ये, और लास्ट टू लास्ट ईयर भी पूछा था कि भाई कैपेसिटर की कैपेसिटी एनहांसमेंट के लिए इन प्लेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इसको डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, इन प्लेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक व्हाई कैन नॉट वी यूज कंडक्टर्स। तो क्यों नहीं यूज कर सकते कंडक्टर? बहुत क्लियर है आपको, सिंपल, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से बताना है कि भैया पॉजिटिव से आपका नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, और चार्ज पूरा सरफेस पे ही होना है, तो इसके बाद जस्ट अपोजिट फेज में यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, ताकि नेट चार्ज मेरा सिस्टम का जीरो रह सके, क्योंकि इंडक्शन के कारण चार्जिंग हो रही है, और उसके अपोजिट में यहाँ नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा। तो ये एक डिफरेंट कैपेसिटर की तरह काम करेगा, ये एक डिफरेंट कैपेसिटर की तरह काम करेगा, तो दो कैपेसिटर बन जाएंगे आपके। ठीक है, आपके दो कैपेसिटर बन जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कंडक्टर को नहीं यूज कर सकते, राइट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जस्ट रेज योर हैंड। ये पॉइंट समझ में आया जो मैंने समझाया अभी? ठीक है, इसको अपने लैंग्वेज में लिख लेना, नोट्स में जहां कर रहे हो वहां पे जगह छोड़ देना थोड़ी सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। कैपेसिटर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर चैप्टर है कैपेसिटर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके चैप्टर का ही। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। चलो, अगला पॉइंट ये है कि ठीक है, लेकिन मेरे को तो, मेरे तो कहानी अभी भी वहीं के वहीं अटकी हुई है कि भाई मुझे तो एनर्जी बढ़ानी है, और मुझे बीच का मीडियम चेंज करना है, और हमने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया, किस चीज को रिजेक्ट कर दिया, कि हमारा कंडक्टर इन दोनों के बीच में नहीं आ सकता। यहां तक की कहानी मैंने पढ़ ली। तो क्या आ सकता है? ठीक है, तो फिर आ क्या सकता है, इसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक।
अब ये डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है? कैपेसिटर की कैपेसिटी एनहांसमेंट के लिए दोनों प्लेट के बीच में क्या डाला जाता है? डाई इलेक्ट्रिक डाला जाता है। तो डाई इलेक्ट्रिक होता क्या है? अ डाई इलेक्ट्रिक इज अ नॉन कंडक्टर। अब ध्यान से समझना, डाई इलेक्ट्रिक एक नॉन कंडक्टर है, यानी कि इंसुलेटर है, अप टू सर्टेन वैल्यू ऑफ द फील्ड। मतलब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड चालू करोगे तो कुछ दूर तक तो ये नॉन कंडक्टर है। इफ द फील्ड एक्सीड्स द लिमिटिंग वैल्यू, हर मटेरियल की अपनी एक लिमिटिंग वैल्यू होगी, ठीक है, इंसुलेटर की बात कर रहे हैं। अगर उस लिमिटिंग वैल्यू से वो फील्ड एक्सीड कर जाती है, बढ़ जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। जिस, है ना, वो लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालेंगे भी सीखेंगे, वो कैलकुलेशन देखेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक लूजेस द इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी एंड बिगिंस टू कंडक्ट। उस कंडीशन में वो मटेरियल थोड़ी देर के लिए अपनी कैपेसिटी को, मतलब जो अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को छोड़ करके एज ए कंडक्टर बिहेव करते हैं। ये तो हो गया आपका किताबी भाषा। अब इसको जनरल समझते हैं कि होता क्या, ठीक है। आप देखो, जैसे आपका ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यहां पे एयर है अभी। अब इस एयर को आपको रिप्लेस करना, तो आपको कभी ऐसा मौका मिले ना, आपके घर में पंखे में कैपेसिटर लगा हुआ होगा, ठीक है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर लगा रहता है हमारे घरों के पंखों में, राइट। तो आपने इसको तोड़ देना, ऐसे करके ब्लू रंग का दिखेगा आपको, ठीक है। आप इसको तोड़ देना। जब तोड़ोगे तो देखोगे इस गैप के बीच में ना आपको ग्रीस, ग्रीस समझते हो ना, ग्रीस भरा हुआ मिलेगा। तो जैसे आपका ग्रीस हो गया, वैसलीन हो गया, मिनरल ऑयल हो गया। वैसलीन क्या होता है? मिनरल ऑयल ही होता है, ये तो आप जानते ही हो। कितने लोग ये जानते हैं? जितने भी फैटी एसिड्स हैं सारे मिनरल ऑयल होते हैं, रेज योर हैंड। अरे डिस्टिलेशन प्रोसेस पढ़ा है ना बचपन में। क्या मिलता है सबसे आखिरी में फिल्टर के? अच्छा, कितने लोग ठंड में वैसलीन का यूज करते हैं? जब हमारी स्किन में रैशेस आते हैं तो कितने लोग ठंड में वैसलीन का यूज करते हैं, या वैसलीन जैसे कोई सिमिलर प्रोडक्ट जिसको हम लोग मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट बोलते हैं? ऑलमोस्ट सारे ही करते होंगे, ठीक है। अदरवाइज तो स्किन की हालत खराब हो जाएगी दिल्ली एनसीआर की ठंड में, जब 1 डिग्री 2 डिग्री तक भी जाता है यहाँ पे टेम्परेचर, ठीक है। तो कितने लोग यूज करते हैं वैसलीन का? अच्छा, सारे करते हैं। तो कोई मेरे को वैसलीन का पूरा नाम बताएगा क्या है? वैसलीन का पूरा नाम क्या है? उसको बोलते हैं वैसलीन पेट्रोलियम जेली, राइट। तो ये सारे आपके हाइड्रोकार्बन के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। ऑयल डिस्टिलेशन में ये सारे निकलते हैं बाहर, ठीक है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू में। तो ये जितने भी आपको हाइड्रोकार्बन के प्रोडक्ट्स हैं ना, ये सारे डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटी रखते हैं अपने अंदर में। तो डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, आप समझने की कोशिश करो मेरी बात को ध्यान से, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो कि जब आप इस प्लेट के बीच में आपको एक, अगर आप कंडक्टर रखते हो, ठीक है, आपने कंडक्टर रखा, तो कंडक्टर क्या करता है? ठीक है, कंडक्टर क्या करता है? कंडक्टर खुद ही कंज्यूम करना शुरू कर देता है चार्ज को, आगे फॉरवर्ड नहीं करता हूं, ठीक है। वो सिस्टम का पार्ट बन जाता है, राइट। वो सिस्टम का पार्ट बन जाता है। आपने अपने दोस्त को पैसे भेजने, समझने की कोशिश करो, आपने अपने दोस्त को पैसे भेजने। अब आपने किसी तीसरे दोस्त को बोला कि भाई वो फलाने को ना पैसे चाहिए, वो बोला ठीक है यार मैं पहुंचा तो दूंगा, लेकिन मैं तो गाड़ी से जा रहा हूँ, मेरा तेल भी लगेगा, तो 100 रुपये मेरे को एक्स्ट्रा दे, ठीक है, 100 रुपये तो मुझे एक्स्ट्रा दे। बोले यार ले चल तू 100 ले, बोले यार जाने में मेरे को 3 घंटे लग जाएंगे, जाने आने में कोल्ड ड्रिंक भी तो एक बार पीऊंगा, उसके भी दे 10 रुपये मेरे को। तो ये कंडक्टर है, ठीक है, ये खुद सिस्टम का पार्ट बन गया, राइट। और उसके बाद भी भरोसा नहीं हो सकता, वहां जाके उसे 90 ही दे के, यार तेरे ले दे, कितनी दूर से मेहनत करके लाया हूं, तो चलना 10 तो मुझे भी दे दे। वो दूसरे वाले से भी ले लिया उसने 10,
आपने बैंक में पैसे डाले और बैंक से ट्रांसफर की, बैंक को कोई लेना देना नहीं आपके पैसे से, भैया वो आपके हैं। हम सिर्फ एक सिक्योरिटी एजेंट का काम कर रहे हैं। आप घर पे रखोगे तो चोरी हो जाएंगे, हमारे पास रख दो, उसके बदले में हम आपको इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसे भी दे रहे हैं आपको। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस। तो बैंक को आपके पैसे से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, सिमिलरली ये डाइलेक्ट्रिक है। तो डाइलेक्ट्रिक को आपके चार्ज से कोई लेना देना नहीं। मान लो आपने यहां प्लेट लगाया ना, तो ये इंसुलेटर है, ये अपने सरफेस पे चार्ज ले लेगा थोड़ी देर के लिए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए अपने सरफेस पे चार्ज लेगा, और उसके बाद में ये दूसरे एंड तक में उस चार्ज को पहुंचा देगा। मतलब मेरा कोई लेना देना इसमें नहीं, मैं अपने अंदर पोलैरिटी जनरेट करने ही नहीं दूंगा। राइट। और क्या करेगा, ये जो चार्जिंग का जो प्रोसेस है ना, एक प्लेट से दूसरे प्लेट में इंडक्शन होने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को डिले करते हैं, टाइम गैप बढ़ा देगा उस प्रोसेस का। उसके कारण क्या हो जाएगा कि एट एनी गिवन टाइम आपको थोड़ा सा ज्यादा चार्ज दिखेगा, आपको ज्यादा एनर्जी दिखेगी। ठीक है, तो ये जो थोड़ी देर के लिए वो चार्जिंग को अलाउ करता है, उसको हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। वो मटेरियल की अपनी स्ट्रेंथ। राइट, वो मटेरियल की अपनी स्ट्रेंथ। ठीक है, यहां तक की कहानी समझ में आ रही? तो ये एक तरीके के इंसुलेटर होंगे, और ज्यादातर कौन से प्रोडक्ट होंगे आपके, जितने भी हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट हैं वही प्रोडक्ट है। ठीक है, अब दूसरी चीज ये है कि यार ये डाइलेक्ट्रिक जो हम बात कर रहे हैं, ये डाइलेक्ट्रिक के भी दो पार्ट होंगे, दो तरीके के डाइलेक्ट्रिक होते हैं। ठीक है, कौन कौन से दो तरीके के डाइलेक्ट्रिक होते हैं? देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक है नॉन पोलार मॉलिक्यूल और एक है पोलार मॉलिक्यूल। अब समझने की कोशिश करो, ये प्योर थ्योरेटिकल पार्ट है, साथ साथ में नोट करते जाना, मेरे को मैं बोलता जा रहा हूं, आपको नोट करते जाना। देखो दो कंडीशन होगी मेटल की, मटेरियल की। एक कंडीशन तो ये होगी कि भैया आपको नॉर्मल, आपको ऑयल मिल गया, वैसलीन मिल गई, ग्रीस मिल गया है, तो मिल गया ना, अभी आपने इसमें इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी डाली है। तो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, जब आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, या इसको और अच्छी भाषा में हम लोग बोलेंगे कि वी आर नॉट गिविंग एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इफ यू आर नॉट गिविंग एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, तब भी उसके अंदर डाइपोल तो होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे। ठीक है, तो अगर आपका पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का सेंटर, ध्यान से सुनना, अगर आपका पॉजिटिव चार्ज का नेगेटिव चार्ज का सेंटर कॉन्साइड ना करे, कब? जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दी। अगर आपका पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कॉन्साइड ना करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोलार, पोलार मॉलिक्यूल, पोलार डाइलेक्ट्रिक। और अगर वो कॉन्साइड करे, ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह रहेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन पोलार मॉलिक्यूल। राइट, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन पोलार मॉलिक्यूल। तो डाइलेक्ट्रिक आपके कितने तरीके के होंगे? पोलार होगा और नॉन पोलार होगा। पोलार में क्या होगा? सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड इन एब्सेंस ऑफ फील्ड, मतलब कि ई की वैल्यू जीरो हो तब। ठीक है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड इन एब्सेंस ऑफ फील्ड। यहां पे क्या होगा? नॉन पोलार में वो कोइंसाइड कर जाएंगे जब ई जीरो है, तो यहां पे नहीं करेंगे। ठीक है, अब पोलार मॉलिक्यूल हैज परमानेंट डाइपोल मोमेंट। अब देखो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर मैच नहीं कर रहा है, तो उसमें एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। यानी नॉन पोलार वाले, जो पोलार वाले डाइलेक्ट्रिक होते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो में एक मॉलिक्यूल का परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा, लेकिन अगर आप पूरा मटेरियल एक साथ देखते हो तो उसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो ओरिएंटेशन होगा वो रैंडम होगा ना। तो किसी का डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव इधर, किसी का थोड़ा इधर, किसी का थोड़ा इधर, तो इनका नेट वेक्टर सम जो होगा वो जीरो होगा। लेकिन इंडिविजुअल अगर हम एक मॉलिक्यूल को देख रहे हैं तो इसका डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, और लेकिन नॉन पोलर के केस में क्या हो जाएगा कि हर मॉलिक्यूल का डाइपोल डाइपोल मोमेंट इनिशियल कंडीशन में जीरो है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपके कॉन्साइड कर। राइट, इज इट क्लियर? फटाफट से एंड्रेस करो, ये क्लियर है? नोट भी करते जाना इसको साथ साथ में। ठीक है, इसमें ज्यादा क्लियर होने वाला पार्ट नहीं है एक्चुअली, मैं आपको फ्रेंकली बोलूँ तो ज्यादा क्लियर होने वाला पार्ट नहीं है।
क्योंकि ये देखो हमने बनाया नहीं ना, हमने तो बनाया नहीं इसे, ये तो नेचर में इनबिल्ट है ये चीजें। हम तो खाली डिस्टिलेशन कर रहे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का अगर डिस्टिलेशन करते हैं तो हमको सबसे लास्ट चैम्बर्स में जो अवेलेबल चीजें होती हैं वो होती हैं आपकी, जितने भी आपके वेस्ट मटेरियल होते हैं, तो वो सारे यहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है, जितने भी वेस्ट मटेरियल है वो बहुत अच्छे, उनका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, तो उसको हम लोग एज ए डाइलेक्ट्रिक यूज करते हैं। राइट, क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, एक पॉजिटिव प्लेट लिया और एक नेगेटिव प्लेट लिया और इसके बीच में भर देते हैं डाइलेक्ट्रिक, पूरा का पूरा भरा रहता है। तभी मैंने बोला अगर आपको कभी मौका मिले तो उस कैपेसिटर को तोड़ के देखना, उसके अंदर आपको दिखेगी साफ साफ पेट्रोलियम जेली या वैसलीन डाला हुआ रहता है उसमें। ठीक है, अब सवाल उठता है कि यार ये डाइलेक्ट्रिक तो हमने डिफाइन कर दिया, लेकिन ये डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या छेड़छाड़ कर रहा है, ये कैसे मेरा कैपेसिटेंस बढ़ाएगा? क्योंकि हमने ये सारी राम कहानी इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि हमारा पर्पस था कैपेसिटेंस बढ़ाना, हमें ज्यादा एनर्जी स्टोर करानी है, तो ज्यादा एनर्जी स्टोर करने के लिए हमें कैपेसिटेंस बढ़ाना पड़ेगा, और कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो मुझे मीडियम चेंज करना है, मीडियम मैंने चेंज कर दिया, डाइलेक्ट्रिक लगा दिया, डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल लगा दिया, इंसुलेटर्स को लगा दिया, अब वो लग गया, तो अब ये आपकी फील्ड को बढ़ा कैसे रहा है? ठीक है, ये समझना हमें बहुत जरूरी है कि भैया आपका डाइलेक्ट्रिक आखिर आपकी फील्ड को कैसे डिस्टर्ब कर रहा है, फील्ड को कैसे बढ़ा रहा है। ठीक है, अब यार ये डाइलेक्ट्रिक आपकी फील्ड को कैसे बढ़ा रहा है, ठीक है, इसको समझते हैं। चलो, तो देखो अब क्या हो जाएगा कि मैंने एक प्लेट लिया, दूसरा प्लेट मैंने इधर लिया। ठीक है, यहां पे मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया, यहाँ नेगेटिव मिलना चाहिए था, ये मेरा कैपेसिटर बना हुआ है। अब मैंने यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक लगा दिया दोनों के बीच में। ठीक है, भर दिया इन दोनों के बीच में वैसलीन को या किसी चीज को। ठीक है, दोनों प्लेट के बीच में एयर नहीं है अब इन दोनों प्लेट के बीच में। अब आपका क्या होगा कि ये जो सरफेस है ना, ये चार्ज आपका इनसाइड से ट्रांसफर करेगा। थोड़ी देर के लिए रहेगा खाली ये सिस्टम, ये परमानेंटली चार्ज नहीं हो रहा, ये खाली ट्रांसफर कर रहा है। तो देखो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ, डाइलेक्ट्रिक से बाहर तो ई थी, अंदर की तरफ एक रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगी। ठीक है, ई डैश, देयर विल बी अ रेसिडुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। और इसके कारण क्या होगा कि अंदर में आपकी फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक क्या होगी, आपकी फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका E माइनस ई डैश, ईपी कर लेते हैं। ठीक है, E माइनस ई डैश। राइट, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, राइट, इसको K से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा आपका E बाई ईपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, E बाई ईपी, या लिख सकते हो K इज इक्वल टू E बाई ई माइनस ई डैश। ठीक है, अब आपको साफ दिख रहा है कि K की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, जैसे मिनरल ऑयल वगैरह के केस में ये 80-90 तक इसकी वैल्यू जाती है। ठीक है, मिनरल ऑयल का जो हम लोग जब फिलिंग करते हैं दोनों कैपेसिटर के प्लेट के बीच में, तो उसकी वैल्यू 80 के अराउंड होती है, 80। राइट, तो इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, तो इसने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके प्लेट के बीच में जा रही थी, इसको थोड़ी देर के लिए इसने होल्ड कर दिया। राइट, तो बस यही रहता है कि आपकी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड को इसने कितने देर के लिए होल्ड किया, और एक्चुअल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इसका जो रेशियो है वही डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मतलब जितना इसने इलेक्ट्रिक फील्ड को होल्ड किया, उतना ज्यादा ये चार्ज अपने ऊपर एक्यूमुलेट कर लेगा, अपने ऊपर जमा कर लेगा चार्ज। जितना बड़ा बैंक है उतनी ज्यादा आपको सर्विसेज दे सकता है। राइट, तो ये अपने ऊपर चार्ज को रख लेगा, वो यूज नहीं करेगा उस चार्ज को, अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की एनर्जी अपने नहीं लगाएगा उसके ऊपर, उस चार्ज को पर्सनली यूज नहीं करेगा, वो खाली होल्ड करके अपने सरफेस पर रखेगा थोड़ी देर के लिए, और फिर आपको दे देगा नेगेटिव प्लेट। राइट,
तो ये जो वैल्यू आती है ये आती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है एक्सप्लेन करने के लिए व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, आपने डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लगा दी। अब इसमें क्या होगा कि आप यार आपका क्या था, आपका अगर आपने पॉजिटिव से नेगेटिव किया ऐसा क्यों हुआ, अंदर नेगेटिव क्यों आया। ठीक है, तो सीधी सी बात है भाई, आपके मॉलिक्यूल थे ना, तो आपका नेगेटिव पॉजिटिव के साइड में नेगेटिव आ जाएगा। पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले पोल को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके मॉलिक्यूल जो होंगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे अंदर में। जैसे ही आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे ये कुछ इस तरीके की कंडीशन बना देगा। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और ध्यान से सुनो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बोला कि यार ये जो आपका नॉन पोलार है ना, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो है कंसाइड कर रहे हैं, और पोलार वाले में क्या हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग है। तो पोलार और नॉन पोलार हम डिफाइन नहीं कर रहे, वो नेचर में वैसा ही मिलता है, हम खाली स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको लेकर के आओगे, तो चाहे वो पोलार हो चाहे नॉन पोलार हो, सबका शेप एक जैसा हो जाएगा। अगर वो नॉन पोलार होगा तो वो स्ट्रेच हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, वो जो पहले एकदम सर्कल था ना पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ, ये स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, ऐसा बन जाएगा ये, राइट। और जो नॉन पोलार जो पोलार है वो तो ऑलरेडी स्ट्रेच्ड है, जो पोलार है वो तो ऑलरेडी स्ट्रेच्ड है। पोलार की प्रॉब्लम क्या थी कि वो डिसओरिएंटेड था, कोई ऐसा था कोई ऐसा था। ठीक है, तो अब वो सारे एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वो सारे एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे। लेकिन लेकिन ये अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को, ठीक है, ये जो इसका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसका जो प्रोटॉन है, वो इसको इस प्रोसेस में शामिल नहीं करेंगे। कंडक्टर के केस में क्या होता है भाई, ये इस पॉजिटिव से अपना ही नेगेटिव बनाना शुरू कर देता है, वो नहीं करेगा ये काम। ये इंसुलेटर ये काम ये नहीं करेगा। इसके जो डाइपोल हैं वो अपनी जगह पे खाली एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक डायरेक्शन बना देंगे खाली, राइट। तो देखो पॉजिटिव से नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, तो इसका पॉजिटिव इधर आ गया, इसका नेगेटिव इधर चला गया, तो पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो ई डैश की जो वैल्यू हमने रखी है वो इधर आ गई रिवर्स डायरेक्शन में। एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव बाहर की तरफ ई है। ठीक है, तो हम ये क्या बोलेंगे, ये जो प्रोसेस हुआ आपका, ठीक है, ये जो ओरिएंटेशन का प्रोसेस हुआ, किसका, दी प्रोसेस ऑफ ओरिएंटेशन, दी प्रोसेस ऑफ ओरिएंटेशन of dipole inside the dielectric, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को पोलराइजेशन। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। तो ये हो गया आपका पोलराइजेशन, राइट। अब पोलराइजेशन के लिए हमको एक मैथमेटिकल टर्म भी देना है, तो पोलराइजेशन डेंसिटी हम लोग निकालते हैं हमेशा। क्या निकालते हैं, पोलराइजेशन डेंसिटी। प्रोसेस पोलराइजेशन है, लेकिन उसको मैथमेटिकली डिफाइन कैसे करेंगे, पोलराइजेशन डेंसिटी से। तो पोलराइजेशन डेंसिटी आपकी क्या होती है, पोलराइजेशन डेंसिटी आपकी होती है कि डाइपोल मोमेंट, राइट, पर यूनिट वॉल्यूम। डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इज नोन एज पोलराइजेशन डेंसिटी। ठीक है, इज नोन एज पोलराइजेशन डेंसिटी। तो आप देखो पोलराइजेशन डेंसिटी क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम कर लेते हैं। तो डाइपोल मोमेंट आपका क्या होता है, चार्ज इंटू बीच का डिस्टेंस, तो कुछ भी ले लेते हैं, चार्ज क्यू इंटू डी, डिवाइडेड बाय आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कैंसिल हो गया, तो चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया आपका क्या हो गया, सिग्मा। ठीक है, तो आपका जो पोलराइजेशन डेंसिटी होती है वो एक्चुअली सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर होती है। जो आपकी पोलराइजेशन डेंसिटी होती है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर होती है। ठीक है, अगर आपसे अब कोई पूछे यार सिंगल लाइन में ये बताओ, छोड़ो ये सब इक्वेशन इक्वेशन, ये बताओ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है,
क्योंकि इस पूरी कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, क्योंकि यही है जो डिफाइन कर रहा है कि मेरा कैपेसिटर की कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी, क्योंकि यही चीज इलेक्ट्रिक फील्ड को रिटेन कर रही है। तो आपको सिर्फ ये बोलना है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कुछ नहीं होता, द कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल टू रिटेन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट ब्रेकडाउन। कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल टू रिटेन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट ब्रेकडाउन। मैं कितनी देर तक उसको अपने अंदर समेट के रख सकता हूं, जाने नहीं दूंगा इसको। तो जितने ज्यादा आपको रख सकता है समेट के इलेक्ट्रिक फील्ड को, बिना ब्रेकडाउन हुए, ब्रेकडाउन का मतलब बिना जले हुए, बिना टूटे हुए, ठीक है, मतलब इसका जो पॉजिटिव नेगेटिव है ये डिसोसिएट ना हो जाए, डाइपोल डिसोसिएट ना हो जाए, उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन। तो बिना ब्रेकडाउन हुए जितनी वो इलेक्ट्रिक फील्ड को समेट के रख सकता है, रिटेन कर सकता है, दैट इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो ये पार्ट समझ में आ रहा है, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है इसमें? जस्ट हैंड रेस करो और बताओ ये कुछ समझ में आ रहा है? आए या ना आए इसको नोट करते जाओ, ठीक है, फटाफट से। इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम्स में आएंगे आपके। ठीक है, अब इसमें एक और टर्मिनोलॉजी देखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी। राइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी? कि आपका जो पोलराइजेशन है, ठीक है, पोलराइजेशन डेंसिटी जो है P, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो होगी। तो हम लोग लिख देते हैं P इज इक्वल टू, जब आप इक्वल करते हो तो यहाँ पे आता है x एप्सिलॉन नॉट E, ठीक है। तो ये जो, ये इसको जाई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो जाई लिखा हुआ है ये होता है इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी। सही, तो जाई आपका क्या हो जाएगा, P बाई एप्सिलॉन नॉट E। तो इसको हम लोग लिखते हैं रेशियो ऑफ पोलराइजेशन टू इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी। ये जस्ट डेफिनेशन दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है। ओके